नमस्कार विद्यार्थियों। काव्य शास्त्री ग्रंथों में साहित्य दर्पण की जो बात चल रही है और साहित्य दर्पण में शब्द शक्तियां जो हैं उन शब्द शक्तियों की बात हम कंटिन्यू कर रहे थे। और जैसा कि आपको जब आप पढ़ोगे या आप जब तैयारी करोगे या जब आप इन क्लासों को देखोगे तो आपको एक चीज़ लगेगी कि वास्तव में काव्य शास्त्री ग्रंथ हैं उनमें शब्द शक्तियां जो हैं वह शब्द शक्तियां थोड़ा समझने में हमें कठिनाई का अनुभव ज़रूर होता है। लेकिन थोड़ा-सा अगर एक ट्रिक के माध्यम से या फिर किसी संबंध के आधार पर इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो हम कहीं पर भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। हमने पिछली क्लास में जो बात की थी, वह सबसे पहले बात की थी वह साहित्य दर्पण का परिचय, मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद फिर जो हमने बात की थी वह प्रयोजन, फिर प्रयोजन के बाद जो बात की थी वह वाक्य, वाक्य के बाद महावाक्य, इनके उदाहरण और इसके बाद में फिर सीधे हम शब्द शक्तियों पर आ गए थे कि शब्द शक्तियां कौन कौन सी हैं। और पिछली क्लास में हमने संकेत ग्रहण और अभिधा शब्द शक्ति उसके बारे में पढ़ा था। संकेत ग्रहण के जो उपाय हैं वह 3 हैं। अवापोद्वापनय, उसके बाद है प्रसिद्ध पद समभिहार और इसके बाद तीसरा जो है वह है आप्तोपदेश। ये संकेत ग्रह के उपाय हैं। और संकेत ग्रहण के क्षेत्र कितने हैं? तो 4 हैं, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। ये संकेत ग्रहण के क्षेत्र हैं और 3 प्रकार के जो अवापोद्वाप आदि जो हम देखे थे वह उसके संकेत ग्रहण के उपाय थे। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अभिधा शब्द शक्ति को हमने पिछली क्लास में देखा है और इसके बाद जो इसके अगली जो शब्द शक्ति है उसका नाम है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति किसको कहते हैं? तो उसके लिए साहित्य दर्पण में कहा गया है मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यया अन्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्ति रर्पिता। अर्थात यहां पर जो है वह अर्पिता नाम दिया है और वह अर्पिता किसको कहते हैं? तो वह जो अर्पिता नाम है वह लक्षणा शब्द शक्ति का है। किसका है? लक्षणा शब्द शक्ति का। और इससे पहले अभिधा को जब देखा था तब अभिधा को वहां पर क्या नाम दिया था? तो उसको जो दिया था अग्रिमा नाम दिया था। क्लियर? विश्वनाथ के अनुसार अभिधा शब्द शक्ति उसको अग्रिमा नाम दिया है, लक्षणा शब्द शक्ति को अर्पिता नाम दिया है। अर्पिता माने कल्पित जो है ना, जो वास्तविक नहीं है, अमुख्य है, उसको कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। हम इसके अर्थों को देखते हैं। मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो, अर्थात मुख्यार्थ के बाद होने पर तद युक्तो, उससे युक्त यानी उसके जैसा ही, अन्य अर्थ यया प्रतीयते, उसके जैसा ही दूसरा अर्थ जिसके द्वारा प्रतीत किया जाता है या जिसके द्वारा जाना जाता है। रूढ़े किसके द्वारा? रूढ़ी और प्रयोजन के द्वारा, जिसके मुख्यार्थ के बाद होने पर अन्यो तदयुक्त, उसके जैसा, उसके समान, है ना, उसके समान अन्यो अर्थ, दूसरा अर्थ रूढ़ी या प्रयोजन के द्वारा, जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसी अर्पित, है ना, अर्पित का मतलब होता है कल्पित, ऐसी कल्पित जो शक्ति है उसको लक्षणा जानना चाहिए। क्लियर? अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? मुख्यार्थ का बाद होता है और मुख्यार्थ के बाद होने पर उससे संबंधित ही किसी अन्य अर्थ का ग्रहण होता है। क्लियर? मुख्यार्थ के बाद होने पर उसके जैसा, उससे मिलता जुलता ही कोई दूसरा अर्थ जो है उसकी प्रतीति होती है। किसके आधार पर होती है? तो वह रूढ़ी या प्रयोजन के कारण, रूढ़ी या प्रयोजन के कारण उससे, उसके समान किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। और ऐसी प्रतीति जिसके माध्यम से होती है उस अर्पित या कल्पित जो शब्द शक्ति है उसका लक्षणा नाम होता है। क्लियर? चलिए, लक्षणा शब्द शक्ति को और क्या क्या नाम दिए हैं? तो एक तो लक्षणा अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। ठीक है, इन दोनों को क्या क्या नाम दिए गए हैं वह हमें पता होना चाहिए। तो अभिधा को तो सबसे पहला नाम दिया है, वह दिया था अग्रिमा दिया था। इसको जो नाम दिया था वह दिया था अर्पिता दिया था। क्या दिया था?
अर्पिता। क्लियर। दूसरी एक बात, मीमांसक जो है कौन? मीमांसक और नैयायिक दोनों की बात करते हैं। मीमांसक जो है वह अभिधा शब्द शक्ति को ईश्वरोद्भावित कहते हैं। ईश्वरोद्भाविता और लक्षणा को ईश्वरोद्भाविता अभिधा को कहते हैं और लक्षणा को ईश्वरोनुद्भाविता कहते हैं। अर्थात मीमांसक ये कहते हैं कि जो अभिधा शब्द शक्ति है वह ईश्वर के द्वारा उद्भावित है, कही गई है, और लक्षणा शब्द शक्ति है वह ईश्वर के द्वारा नहीं कही गई है, अर्थात वह कल्पित है। ठीक है। फिर नैयायिक जो है वह अभिधा शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो ये जो है वह अभिधा शब्द शक्ति को तो कहते हैं स्वाभाविक है। क्या कहते हैं? स्वाभाविक। ये तो कहते हैं अभिधा को कहते हैं। और लक्षणा को ये क्या कहते हैं? तो लक्षणा को ये कहते हैं स्वाभाविकेतरा। अर्थात स्वाभाविक से इतर, अर्थात अस्वाभाविक। क्लियर। तो ये दोनों जो नाम है इसको भी लिख लीजिए। अभिधा को क्या कहा गया है? तो ईश्वरोद्भावित। और लक्षणा को ईश्वरोनुद्भावित। इसके बाद है वह है लक्षण, अभिधा जो है वह स्वाभाविक है। लक्षणा जो है वह कैसी है? तो स्वाभाविकेतरा। अभिधा शब्द शक्ति है वह मुख्य कही गई है, मुख्या। लक्षणा शब्द शक्ति है वह क्या कैसी कही गई है? अमुख्या। इसके बाद जो है वह लक्षणा शब्द शक्ति है वह कैसी कही गई है? कल्पित कही गई है। कैसी कही गई है? कल्पित कही गई है। तो ये जो कुछ नाम है अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के कुछ जो नाम है वह हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न को पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी शब्द शक्ति कैसी है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। वह है कि लक्षणा की यहां बात हो गई कि मुख्यार्थ के बाद होने पर मुख्यार्थ के से संबद्ध रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा जिस अन्य अर्थ की प्रतीति जिस शब्द शक्ति के द्वारा होती है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसके दो भेद होते हैं। सबसे पहले एक तो रूढ़ि लक्षणा और दूसरी जो है वह प्रयोजनवती लक्षणा। और लक्षणा शब्द शक्ति के तीन हेतु हैं। कौन कौन से हैं तीन हेतु? उसको देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के तीन हेतु हैं। पहला है मुख्यार्थ बाद। क्या है? मुख्यार्थ बाद। फिर दूसरा है मुख्यार्थ योग। दूसरा क्या है? मुख्यार्थ योग। तीसरी जो बात है वह है रूढ़ि या प्रयोजन। ये तीन चीजें जो हैं वह लक्षणा शब्द शक्ति है, उसके तीन हेतु हैं। अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति जहां होगी वहां ये तीन हेतु जो हैं वह मिलेंगे। सबसे पहले मुख्यार्थ बाद, अर्थात जब मुख्य अर्थ जो है उस मुख्य अर्थ के अन्वय में अगर बाधा होती है ना, तब वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ का बाद होता है। जैसे कि यहां पर मैं उदाहरण लिखता हूं, कलिंग साहसिक। क्या लिखा? कलिंग साहसिक। अब यहां पर कलिंग साहसिक, यहां पर जो कलिंग शब्द का जो अर्थ है वह क्या है?
मुख्य अर्थ क्या है इसका? देश है ना, क्योंकि कलिंग क्या देश का नाम है, तो देश जो है वह साहसिक है, ये अर्थ हो रहा है। तो यहां पर जो है मुख्य अर्थ जो कलिंग है उसका अर्थ देश होता है, लेकिन देश जो है वह कैसा है? अचेतन है, और अचेतन वस्तु या अचेतन जो भी चीज है वह कभी साहसिक नहीं होती है, क्योंकि साहसिक विशेषण जो है वह किसका है? चेतन वस्तु का है। किसका है? चेतन वस्तु का है। इसलिए यहां पर कलिंग का जो मुख्य अर्थ देश है, उस देश में के अर्थ में मुख्यार्थ में बाद हो रहा है, और इस कलिंग का अर्थ जो है वह क्या लेंगे? तो यहां पर कलिंग का अर्थ लेंगे कि यहां पर इस देश के निवासी, इस देश के निवासी। क्लियर? तो यहां पर जो है वह मुख्यार्थ का बाद हो गया, और मुख्यार्थ के बाद होने पर उससे मिलता जुलता जो अर्थ है उसको लेते हैं मुख्यार्थ योग। अर्थात यहां पर मुख्यार्थ कलिंग का जो मुख्य अर्थ है उसका बाद हो गया, अर्थात उस देश का उस देश अर्थ को नहीं लिया गया, तो उससे मिलता जुलता अर्थ क्या हो गया कि उस कलिंग देश में रहने वाले जो निवासी हैं वह साहसिक हैं, वह साहसी है। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता अर्थ उस देश के निवासी ले लिया, और ये जो अर्थ लिया वह किस संबंध पर लिया? तो तातस्थ्य संबंध पर। किस संबंध पे लिया? तातस्थ संबंध के आधार पर इस कलिंग जो शब्द है उस कलिंग का अर्थ जो है वह वहां के देश के निवासी लिया गया। याद रखना, लक्षणा के मोस्ट ऑफ कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनका मुख्यार्थ का बाद होने पर उससे भिन्न अर्थ कोई लिया जा रहा है, तो वह किसी संबंध के आधार पर लिया जाता है, और उस संबंध का आधार जो है वह परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उदाहरण देते हैं, और पिछली भर्ती परीक्षा में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पेपर देखेंगे 2022 वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन है कि क्या होता है कि उदाहरण दे लेते हैं। अब जैसे कलिंग साहसिक इत्यस्मिन उदाहरणे संबंध अस्ति, तो आपको पता होना चाहिए कार्य कारण भाव संबंध है, या फिर आधार आधेय है ना, या फिर अनुमाप्य अनुमापक संबंध है, या फिर तातस्थ्य संबंध है। ये आपको पता होना चाहिए कि उस उदाहरण में कौन सा संबंध है लक्षणा में। तो इस संबंध के आधार पर मुख्यार्थ के बाद होने पर उससे संबद्ध जो अर्थ है, अर्थात कलिंग देश के निवासी, इस अर्थ को लिया गया है। और ये अर्थ क्यों लिया गया है? रूढ़ी या प्रयोजन, इन दोनों में से एक के आधार पर जो है वह मुख्यार्थ से संबंधित, मुख्यार्थ से भिन्न दूसरे अर्थ को लिया जाता है। तो यहां पर जो है वह रूढ़ी से, किसके कारण? रूढ़ी से जो है वह इस कलिंग इसका अर्थ जो है वह उस देश के निवासी लिया गया है, क्योंकि रूढ़ी का मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्ध। ठीक है, तो कलिंग जो शब्द है उस कलिंग शब्द का रूढ़ी माने प्रसिद्ध अर्थ क्या है? तो उस देश के निवासी, है ना, उस देश के निवासी जो है उसका प्रसिद्ध अर्थ है। इसलिए रूढ़ी के कारण जो है वह इस कलिंग शब्द का अर्थ जो है वह उस देश के निवासी लिया जाता है। और कलिंग साहसिक, है ना, ये शब्द, ये जो उदाहरण है वह रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रूढ़ी लक्षणा का। क्लियर? और अब ये तो हो गया रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण। अब प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण देखते हैं। किसका उदाहरण देखते हैं? प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण देखते हैं, और इसका उदाहरण है गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः। अब गंगायाम घोषः उदाहरण दिया है, इसका सिंपल सा अर्थ देखें तो गंगायाम घोषः अर्थात गंगा जो है उस गंगा में घर है ना, तो गंगा में घर है, तो गंगा जो नदी है उस गंगा नदी के जल प्रवाह में घर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि घर रूपी घर जो है उस घर के आधार के लिए ऐसी जगह तो होनी चाहिए कि जहां पर जो घर है वह टिक पाए। तो जो घोष माने जो झोपड़ी है या जो घर है वह गंगा जल के प्रवाह के अंदर तो हो नहीं सकता है। इसलिए यहां पर गंगा का जो मुख्य अर्थ जल प्रवाह है उसका बाद हो गया,
और मुख्यार्थ के बाद होने पर उससे संबंधित ही दूसरे अर्थ का ग्रहण किया जाता है। वह उसका आधार क्या है? या तो रूढ़ि होगा या फिर प्रयोजन होगा। क्या होगा? या तो रूढ़ि होगा या प्रयोजन होगा। तो यहां पर गंगायाम घोषः, तो गंगा का प्रवाह जो है वह अर्थ का बाद है, मुख्यार्थ का बाद होने पर उससे संबंधित जो अर्थ है और उस अर्थ का नाम है तटाद्यर्थ। क्या है? तटाद्यर्थ, अर्थात उस गंगा के तट पर घर है ना, गंगा के तट पर घर है, यह अर्थ लिया जाता है। और इसका इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह प्रयोजन है। किस प्रयोजन के कारण यह अर्थ लिया जाता है? तो उसका प्रयोजन का वो जो अर्थ है वह है सामीप्य भाव संबंध के आधार पर। सामीप्य भाव संबंध के आधार पर जो है वह, अर्थात उस घर का जल के प्रवाह में तो होना संभव नहीं है, तो उसके तट पर ही घर हो सकता है। तो इस सामीप्य भाव के आधार पर जो है वह गंगायाम घोषः, अर्थात इस प्रयोजन की, मतलब सामीप्य भाव का जो हमारा प्रयोजन है, इस प्रयोजन की सिद्धि के कारण, इस प्रयोजन के को सिद्ध करने के कारण जो गंगायाम घोषः ये उदाहरण है, इसमें गंगा का अर्थ जो है वह तट अर्थ लिया जाता है और उस तट पर घर है यह अर्थ लिया जाता है। और इसका ये जो उदाहरण हो गया वह प्रयोजन लक्षणा का हो गया। किसका हो गया? ये प्रयोजन लक्षणा का हो गया। इस प्रकार से जो लक्षणा है उसके हमने उसकी परिभाषा देखी और परिभाषा के बाद में जो हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि उसके भेद क्या हैं। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति सबसे पहले हो गई। लक्षणा के दो भेद हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया रूढ़ि लक्षणा। आपको लक्षणा के भेद बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ ने लक्षणा के कितने भेद माने हैं? 80 भेद, 80 भेद लक्षणा के मम्मट इन्होंने माने, लक्षणा के विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में, और 6 भेद हैं वो मम्मट ने काव्य प्रकाश में माने। उसकी बात जब काव्य प्रकाश को पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे। लेकिन साहित्य दर्पण में लक्षणा के कितने भेद माने हैं? 80। और उन 80 भेदों के जो उदाहरण हैं वह भी हमें एक एक भेद का उदाहरण पता होना चाहिए। और उस लक्षणा के जब भेदों की बात अपन करेंगे तब उनके उदाहरण और उसके भेदों को वहां पर बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर लक्षणा को समझ रहे हैं तो उसके साथ में ही हमें उसके भेदों को भी थोड़ा थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, ताकि हमें आगे समस्या नहीं हो। रूढ़ि लक्षणा, दूसरी जो लक्षणा है वह है प्रयोजन लक्षणा। क्लियर? और रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण क्या था हमने अभी देखा था? तो रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण जो है वह कलिंग साहसिक। क्या है? कलिंग साहसिक। और यहां पर प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण क्या है? गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः। और यहां पर कलिंग जो है, उस कलिंग का जो अर्थ है उस देश के निवासी, वह रूढ़ि के कारण, प्रसिद्धि के कारण यह अर्थ लिया जा रहा है। और गंगायाम घोषः में गंगा शब्द का जो अर्थ है वह तटाद्यर्थ इसलिए लिया जाता है क्योंकि सामीप्य भाव संबंध के आधार पर हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। प्रयोजन की सिद्धि क्या हो रही है? कि जो घर है वह गंगा के किनारे पे है ना, इसलिए यहां पर जो है वह प्रयोजनवती लक्षणा कही गई है। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर रूढ़ि लक्षणा जो है वह 2 प्रकार की कही गई है। ये भी 2 प्रकार की, ये भी 2 प्रकार का कही गई है। और ये है, एक तो हो जाएगा उपादान लक्षणा। क्या होगा? उपादान लक्षणा। दूसरा जो होगा इसका प्रकार वह होगा लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, इसके फिर 2 भेद इसके भी हो जाएंगे और वह होंगे उपादान लक्षणा, और दूसरा भेद इसका जो होगा वह होगा लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, अर्थात
रूढ़ी के भी दो भेद हो गए और प्रयोजन के भी दो भेद हो गए। अब उपादान लक्षणा किसको कहते हैं और लक्षण लक्षणा किसको कहते हैं, ये अब हम देखते हैं। तो उपादान लक्षणा किसको कहते हैं, तो मुख्यार्थस्येक्तराक्षेपो वाक्यार्थान्वय सिद्धये स्यादात्मनोप्युपादानो एषोपादान लक्षणा। अर्थात यहां पर कहते हैं कि वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये मुख्यस्य इतर आक्षेपः, अर्थात मुख्यार्थस्य, अर्थात मुख्यार्थ के जो मुख्यार्थ है वह वाक्यार्थ अन्वय सिद्धये, अर्थात अपने वाक्य के अन्वय की सिद्धि के लिए, वाक्यार्थ अन्वय सिद्धये अर्थात वाक्य के अन्वय की सिद्धि के लिए। तो जब वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए, वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ का जो मुख्यार्थ है वह मुख्यार्थ इतर आक्षेपो, दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है, दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है और आत्मनोप्युपादान स्यात्, और अपने उपादान को भी बनाए रखता है, अर्थात अपने अर्थ का, अपने मुख्यार्थ का परित्याग नहीं करता है। वहां पर जो है वह उपादान लक्षणा होती है। वहां कौन सी लक्षणा होती है, उपादान लक्षणा होती है। एक बार फिर देखें कि वाक्यार्थे अर्थात वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए, वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए जो मुख्यार्थ है वह इतरस्य आक्षेपः, दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है और आत्मनोप्युपादान स्यात्, और अपने उपादान को, अपनी सत्ता को भी बनाए रखता है, अर्थात अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है। वहां जो है वह उपादान, एषः माने यह उपादान लक्षणा होती है। अर्थात सिंपल सी भाषा में अगर बोले कि अन्य वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए जब मुख्यार्थ है वह दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है, दूसरे अर्थ का आक्षेप तो करता ही है लेकिन अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है, अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, उपादान लक्षणा कहते हैं। क्लियर? इसके उदाहरण जो है उसको हम बाद में समझते हैं, पहले लक्षण लक्षणा की बात और कर लेते हैं। लक्षण लक्षणा, इसका अर्थ अगर लिखना है तो लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अर्थ जहां पर वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए, अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है, अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है तथा स्वयं के अर्थ को भी, स्वयं के अर्थ का परित्याग नहीं करता है, वह उपादान लक्षणा, वह उपादान लक्षणा कहलाती है। वह कौन सी लक्षणा कहलाती है, उपादान लक्षणा कहलाती है। क्लियर? चलिए अब लक्षण लक्षणा की बात करते हैं। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात् एषा लक्षण लक्षणा। अब यहां पर लक्षण लक्षणा, इससे पहले उपादान लक्षणा की बात की थी, अब लक्षण लक्षणा की बात कर रहे हैं। लक्षण लक्षणा ये शब्द शक्ति जो है वह कहती है कि वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धे, अर्थात वाक्यार्थ में जब परस्य अन्वय सिद्धे, दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए, है ना,
दूसरे अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए जो मुख्यार्थ है वह स्वस्य अर्पणम, जो मुख्यार्थ है वह अपने अर्थ का भी परित्याग कर देता है। ऐसे उपलक्षण हेतु वाला जो एषः, ये जो है वह लक्षण लक्षणा होती है। अर्थात जहां पर उपादान लक्षणा की बात करें तो वहां पर मुख्यार्थ है वह दूसरे के अन्वय की, दूसरे वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ जो है वह अन्य अर्थ का आक्षेप तो कर लेता है लेकिन अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है। और यहां पर क्या है कि यहां पर अपना दूसरे वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए जो मुख्यार्थ है वह मुख्यार्थ अपने अर्थ को भी परित्याग कर देता है, और ऐसे उपलक्षण वाला जो है वह लक्षण लक्षणा कहलाती है। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें कि उपादान लक्षणा वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या है कि अपना भला तो करता ही है, इसके बाद दूसरे का भला करता है ना। और लक्षण लक्षणा वाला क्या है कि अपना भला नहीं हो तो चल जाएगा लेकिन दूसरे का भला कर दो। ठीक है, तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि उपादान लक्षणा शब्द शक्ति जो है वह दूसरे अर्थ का आक्षेप तो करता है लेकिन अपने स्वयं के अर्थ का परित्याग नहीं करता है, और यह है वह परस्य अन्वय सिद्ध है। दूसरे वाक्यार्थ में दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए वह है वह अपने स्वस्य अर्पणम, अपने मुख्यार्थ का भी परित्याग कर लेता है, और ऐसे लक्षण वाला जो है वह ऐसे लक्षण उपलक्षण वाला जो है वह लक्षण लक्षणा होती है। क्लियर। अब हम जो बात करते हैं वह इनके एग्जाम्पलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था, वह क्या देखा था कि सबसे पहले यहां देखा था लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, लक्षणा के फिर हमने दो भेद कर लिए थे। एक तो हो गया था रूढ़ि लक्षणा, दूसरी जो लक्षणा थी वह कौन सी थी, प्रयोजनवती लक्षणा। दूसरी जो लक्षणा थी वह कौन सी थी, प्रयोजनवती लक्षणा। क्लियर। रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा के कौन सा भेद था, तो रूढ़ि लक्षणा का जो भेद था उदाहरण था वह था कलिंग साहसिक। ठीक है, और प्रयोजनवती लक्षणा जो है उस प्रयोजनवती लक्षणा का था उदाहरण, ये आपको पता होने चाहिए उदाहरण क्योंकि पूछे जाएंगे, गंगायाम घोषः, ये प्रयोजनवती लक्षणा का हो गया। ठीक है, फिर इसके जो है वह हमने दो भेद कर लिए थे। एक तो था उपादान लक्षणा, क्या देखा था, उपादान लक्षणा, और दूसरा जो देखा था वह भेद इसका था वह था लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा इसके फिर है वह भी दो भेद हो गए। एक तो हो गया उपादान लक्षणा और दूसरा जो भेद था वह था लक्षण लक्षणा। यहां तक हमने उपादान लक्षणा और दूसरा जो भेद पड़ा था वह था लक्षण लक्षणा। यहां तक हमने देख लिया कि उपादान लक्षणा किसको कहते हैं, लक्षण लक्षणा किसको कहते हैं। अब उपादान लक्षणा जो है उस उपादान लक्षणा का जो उदाहरण था वह है श्वेतोधावती। श्वेतो धावती। यहां लक्षण लक्षणा का जो भेद है वह है कलिंग साहसिक। कलिंग साहसिक। क्लियर। यहां उपादान लक्षणा जो है उस उपादान लक्षणा का जो भेद है वह है कुंता प्रविशंति। क्या है, कुंता प्रविशंति। और यहां पर लक्षण लक्षणा का जो भेद हो गया वह है गंगायाम घोष। क्या हो गया, गंगायाम घोष। अब देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं उपादान लक्षणा की, और उपादान लक्षणा रूढ़ि की हो या फिर प्रयोजनवती हो, इन दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वह यहां पर श्वेतोधावती और यहां जो है वह कुंता प्रविशंति। अब यहां पर जो है उपादान लक्षणा की जब हमने बात की थी तो उसका स्वरूप, उसकी परिभाषा देखी थी, तब क्या देखा था
कि जहां पर परस्य अन्वय सिद्ध है, दूसरे के अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ है वह अन्य अर्थ का आक्षेप तो कर लेता है, लेकिन स्वयं भी अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है, वह कहलाता है उपादान लक्षणा। अब यहां पर श्वेतोधावती और कुंता प्रविशंति, तो श्वेत मन सफेद कलर है, वह दौड़ रहा है। सिंपल सा अगर अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो यह होता है इसका अर्थ कि सफेद जो है वह दौड़ रहा है। और यहां पर है कुंता प्रविशंति, माने भाले प्रवेश कर रहे हैं, ये दोनों अर्थ हैं। तो इन दोनों के मुख्यार्थ जो है वह मुख्यार्थ इससे इसके अन्वय की सिद्धि के लिए इससे दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है। और श्वेत है ना, श्वेत मने जो सफेद कलर है वह कभी दौड़ता नहीं है क्योंकि अचेतन है। कुंता जो है भाले वह भी अचेतन है, और अचेतन जो वस्तु या चीज है वह कभी भी क्रियाओं को नहीं करती है। तो जो श्वेत है उस श्वेत जो शब्द है उससे रूढ़ी में जो श्वेत शब्द है उसका प्रयोग अश्व के अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है? अश्व। और यहां कुंता जो है वह, कुंता का मतलब भाले होते हैं, और कुंता शब्द का प्रयोजन से हम जो अर्थ लेंगे वह ये लेते हैं कि कुंता धारी माने भालों को धारण करने वाले जो पुरुष हैं वह पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। तो कुंता का जो अर्थ है वह प्रयोजन से हम लेते हैं कि पुरुष जो है वह प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पर उपादान लक्षणा, रूढ़ी उपादान लक्षणा और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा, इन दोनों में जो ये एग्जाम्पल हैं श्वेतोधावती, तो उससे जो श्वेत शब्द है उससे अश्व अर्थ लेना है, अर्थात श्वेतो अश्व धावती, सफेद जो घोड़े हैं वह दौड़ रहे हैं। और कुंता प्रविशंति से कुंता का जो अर्थ है वह लेना है पुरुष, अर्थात कुंताधारी भालों को धारण करने वाले जो पुरुष हैं वह प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पर जो है वह इस वाक्य के अन्वय की सिद्धि के लिए जो श्वेत कलर है ना, श्वेत कलर जो है वह अपने उससे संबंधित अन्य अर्थ के आक्षेप कर लेता है और अपने अर्थ को परित्याग भी नहीं करता है। यहां पर भी वही है, और ये जो है वह उपादान लक्षण होता है। और लक्षणा जो होती है वहां पर क्या होता है, वह किसी दूसरे अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर लेता है। यहां पर कलिंग साहसिकः, कलिंग का मतलब देश होता है, लेकिन यहां मुख्यार्थ जो है देश, उस देश का परित्याग कर देता है, उस अर्थ का परित्याग करके यहां पर कलिंग देश, कलिंग का मतलब होता है देश के, उस देश में रहने वाले निवासी। ठीक है, तो यहां पर जो है वह लक्षणा हो गई। गंगायाम घोषः, गंगा का अर्थ होता है जल प्रवाह, है ना, और उसमें झोपड़ी है। तो गंगा का जो मुख्य अर्थ है वह इस अन्वय की सिद्धि के लिए जो जल प्रवाह है उस मुख्यार्थ का परित्याग करके वह उसका अर्थ क्या ले लेते हैं, तट अर्थ ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तट अर्थ ले लेते हैं। तो ये जो है वह लक्षणा का उदाहरण हो गया। क्लियर हो गया? उपादान लक्षणा किसको कहते हैं, लक्षणा किसको कहते हैं? सिंपल सी भाषा में मैंने बता दिया कि जहां पर परस्य दूसरे के वाक्य के अन्वय की सिद्धि के लिए जहां पर मुख्यार्थ है वह अपने दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं बना रहता है, दूसरे अर्थ का आक्षेप कर ले और स्वयं बना रहे, उसको तो कहते हैं उपादान लक्षणा। और जहां पर दूसरे के अन्वय, वाक्यार्थ में दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का भी परित्याग कर ले, उसको लक्षणा कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद जो है वह उपादान लक्षणा फिर दो प्रकार की होती है। उपादान लक्षणा फिर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सारोपा और फिर होती है वह होती है साध्यवसाना। लक्षणा ये भी दो प्रकार की, एक तो होती है सारोपा और एक होती है वह होगी साध्यवसाना। यहां पर फिर ये प्रयोजनवती उपादान लक्षणा ये भी दो प्रकार की हो गई, सारोपा और साध्यवसाना। यहां पर यह है वह फिर दो प्रकार की, सारोपा
और दूसरा जो होगा वह होगा साध्यवसाना, सारोपा और साध्यवसाना। क्लियर? तो ये लक्षणा के कितने भेद हो गए? 8 हो गए। 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अब ये 8 प्रकार की जो लक्षणा है उसके फिर दो दो भेद हो जाते हैं। एक तो होगी गौणी और दूसरी होगी शुद्धा। ठीक है, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। इस प्रकार से समस्त लक्षणा के दो भेद, शुद्धा गौणी। इसके भी दो प्रकार हो गए, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। और इनके एक एक के उदाहरण भी होते हैं और वो उदाहरण भी हमें देखने हैं। इसके फिर दो भेद हो गए, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। क्लियर? इसके भी दो भेद हो गए, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। ये शुद्धा और हो गया गौणी लक्षणा। फिर इसके दो भेद, शुद्धा और गौणी। फिर इसके शुद्धा लक्षणा और फिर हो गया गौणी लक्षणा। इसके भेद हो गए, वो फिर दो हो गए, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। क्लियर? तो इस प्रकार से यहां तक जो शुद्ध लक्षणा के कितने भेद हो जाते हैं? तो 16 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो गए? सबसे पहले दो भेद हो गए, दो के बाद उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, फिर इसके उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, फिर सारोपा साध्यवसाना, सारोपा साध्यवसाना, 8 भेद ये हो गए। और इनके फिर शुद्धा गौणी करके कुल कितने भेद हो गए? 16 भेद हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक 16 भेद हमें यहां तक समझ में आ जाने चाहिए। चलिए, अब यहां पर हमने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा की बात कर ली थी। अब जो है वह बात करते हैं सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा। सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा किसको कहते हैं? तो विषयस्या निर्गुणस्यान्य तादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपास्या निर्गुणस्य मत साध्यवसानी का। अब यहां पर जो है वह सारोपा और साध्यवसाना जो लक्षण है उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वृत्ति में यह कहा गया है, इस वृत्ति को बहुत अच्छी तरह से देख लें आप। विषयिणा अनिर्गुणस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपा इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम। ये याद रखना, इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम। रूपकालंकारस्य बीजम का है ना, रूपकालंकार की बीज क्या है तो आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, सारोपा लक्षणा, साध्यवसाना लक्षणा। तो आपको पता होना चाहिए कि रूपकालंकार की जो बीज है वह सारोपा लक्षणा है। कौन है? सारोपा लक्षणा। क्योंकि रूपक अलंकार में भी उपमान उपमेय की तादात्म्य प्रतीति होती है ना। रूपक अलंकार में भी उपमेय उपमान की तादात्म्य प्रतीति होती है। और जो सारोपा है, सारोपा लक्षणा है, उस सारोपा लक्षणा में भी विषयी अर्थात उपमान और विषय अर्थात उपमान विषयी का मतलब होता है उपमान और विषय का मतलब होता है उपमेय। उपमान और उपमेय में जो तादात्म्य प्रतीति है वह सारोपा में होती है, इसलिए ये रूपकालंकार की बीज कही गई है। क्लियर? और निर्गुणस्य पुनर्विषयस्यान्यता तदात्म्य प्रतीतिकृत साध्यवसाना। ठीक है, अब इसका हम अर्थ देखते हैं कि जहां पर विषय जो है, विषय का मतलब होता है उपमान। जहां पर विषय जो है वह विषय का अर्थात उपमेय का निगरण नहीं करता है ना, निगरण नहीं करता है, वह तो कहलाता है सारोपा। अर्थात जहां पर विषयी और विषय अर्थात उपमान और उपमेय शब्दतः दोनों कथित होते हैं, दोनों का उस वहां पर वर्णन होता है, वह तो कहलाता है सारोपा। और जहां पर निर्गुणस्य पुनः विषयस्यान्यता पुनर्विषयस्या अन्यता तदात्म्य प्रतीतिकृत साध्यवसाना। अर्थात जहां पर विषय जो है अर्थात उपमान जो है वह विषय अर्थात उपमेय का निगरण कर लेता है, अर्थात दोनों शब्द के द्वारा कथित नहीं होते हैं, वहां पर कौन सी लक्षणा होगी? तो वहां साध्यवसाना लक्षणा होगी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना कि जहां पर विषयी अर्थात जो उपमान है वह उपमान और उपमेय,
उपमान जो है वह उपमेय का निगरण नहीं कर लेता है ना, और दोनों शब्द के द्वारा कथित होते हैं, वह तो कहलाता है सारोपा। और वही जो है वह रूपक अलंकार की बीज कही गई है, क्योंकि रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय की तादात्म्य प्रतीति होती है, और सारोपा में भी उपमान और उपमेय की तादात्म्य प्रतीति होती है ना। दोनों शब्द तो कथित होते हैं, उपमान और उपमेय दोनों। और जो साध्यवसानी का जो है उसमें उपमान और उपमेय, उपमान जो है विषय जो है वह विषय का निगरण कर लेता है, दोनों शब्द तो कथित नहीं होते हैं, इसलिए उसको साध्यवसाना कहा गया है। क्लियर? सारोपा और साध्यवसाना किसको कहते हैं, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए, और ये वृत्ति को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन है वह असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है और स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में भी आने की संभावना हो सकती है कि विषयिणा अर्थात उपमान जो है जो उपमान है वह विषयस्य अनिर्गिणस्य अर्थात विषय माने जो उपमेय है उसका निगरण नहीं कर ले, और उन दोनों की साथ में तदात्म्य प्रतीति जहां पर होती है उसको सारोपा कहते हैं। और पुनः विषयस्य अर्थात जो उपमेय है उसका उपमान अगर निगरण कर ले, है ना, वह शब्द तक कथित नहीं हो, तो वहां पर जो होगा वह साध्यवसाना होगा। क्लियर? तो ये सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा हो गई। इसके बाद जो है सारोपा साध्यवसाना के बाद इनके दोनों की कितने कितने क्या क्या भेद होते हैं, तो एक तो शुद्धा होगा और दूसरी जो लक्षणा होगी वह गौणी लक्षणा होगी। तो उसका लक्षण कहते हैं सादृश्येतर संबद्धा शुद्धास्ता सकला अपि सादृश्य तु मता गौण्यास तेन षोडश भेदिता। अब तेन इस प्रकार से षोडश भेदिता 16 प्रकार के भेद होते हैं किसके, लक्षणा के। और इसको अपन ने पहले ही देख लिया था यहां पर इस डायग्राम में कि 16 भेद लक्षणा के किस प्रकार से होते हैं, इसको हमने यहां पर देख लिया है। और यहां पर कहते हैं कि सादृश्य तु मता गौण्यः अर्थात सादृश्य संबंध पर आधारित जो होता है वह गौणी लक्षणा होती है। सादृश्य संबंध आधारित सादृश्य संबंधारित सादृश्य संबंधारित जो होती है वह तो होती है गौणी लक्षणा होती है। कौन सी होती है? गौणी लक्षणा होती है। और सादृश्येतर संबंध आधारित सादृश्य से इतर संबंध पर आधारित जो होती है वह शुद्धा लक्षणा होती है। कौन सी होती है? शुद्धा लक्षणा होती है। क्लियर? कि सादृश्येतर संबद्धा शुद्धास्ता सकला अपि अर्थात सादृश्य से इतर संबंध, सादृश्य से इतर संबंध मतलब कार्य कारण भाव संबंध है, तात्कर्म संबंध पर आधारित है, इसके बाद स्वस्वामी भाव संबंध पर आधारित जो है वह जो लक्षणा होगी वह गौणी लक्षणा होगी। वह सादृश्य संबंध पर आधारित जो है, सादृश्य संबंध पर आधारित जो होगी वह तो होगी गौणी लक्षणा होगी। और सादृश्य से इतर माने कार्य कारण भाव है, इसके बाद जो है वह है तादस्थ्य संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध है, अव्यय अव्ययी भाव संबंध है। इन सादृश्य से इतर संबंध पर आधारित जो होगी वह शुद्धा लक्षणा होगी। कौन होगा? शुद्धा लक्षणा होगी। इस प्रकार से शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा के ये भेद हो जाते हैं। और इस प्रकार से सादृश्य और गौणी लक्षणा के भेद से जो लक्षणा है वह षोडश भेदिता 16 प्रकार की हो जाती है। क्लियर यहां तक? तो इस प्रकार से हमने आज जो है वह लक्षणा के बाद उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, इसके बाद है साध्यवसाना, सारोपा लक्षणा, इसके बाद शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा, इनकी बात हमने आज की क्लास में की। कुछ एग्जाम्पल जो है उनको मैं बताता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ में ही उन एग्जाम्पल में कौन सा संबंध है
कौन सा संबंध है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और उसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं और उसमें कौन से संबंध हैं उसको भी देख ले, ताकि अगर परीक्षा में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, उसको देख लेते हैं कि इसमें जो है वह कौन कौन से उदाहरण हैं और उनका संबंध क्या है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो यहां पर तो जो आएगा वह आएगा उदाहरण और इसके बाद उनका संबंध। और ये जो क्वेश्चन है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी आया है और भी नेट या फिर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर तो है उदाहरण, और उस उदाहरण में ये जो लक्ष्य अपन देख रहे हैं वह लक्षणा के उदाहरण, और उन लक्षणा के उदाहरण में संबंध, किस संबंध के आधार पर उनमें लक्षणा है, ये जो है वह परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला जो है वह है कलिंग साहसिक। क्या है? कलिंग साहसिक, ये लक्षणा का उदाहरण है। और इस लक्षणा के उदाहरण में इसमें कौन सा संबंध है? तो तातस्थ्य भाव संबंध है। तातस्थ्य भाव संबंध है। फिर दूसरा है गौरवाहिक। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वह हम लक्षणा के भेद जब पढ़ेंगे तब आएंगे, तो उनके किस संबंध पर उसमें लक्षणा है वह हमें पता होने चाहिए। तो गौरवाहिक तादर्म्य भाव, कौन सा है? ताधर्म्य भाव संबंध है। इसके बाद है गंगायाम घोष। गंगायाम घोष तत्सामीप्य भाव संबंध है, और इस संबंध के आधार पर इसमें लक्षणा है तत्सामीप्य भाव संबंध। ये थोड़ा सा एग्जामिनर टफ जरूर है, पर एग्जामिनर अगर डीप में जाकर के पूछता है तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। कुंता प्रविशंति, कुंता प्रविशंति, इसमें है तत्साहचर्य भाव संबंध है। तत्साहचर्य भाव संबंध है। इसके बाद है अमी इंद्रा, और ये जो है वह अमी इंद्रा साहित्य दर्पण में वृत्ति में दिया गया है, तादर्थ्य भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? तादर्थ्य भाव संबंध है। फिर है वह है राजासो गच्छति। राजासो गच्छति, और इसमें जो संबंध है वह कौन सा संबंध है? तो स्वस्वामी भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध है इसमें। क्लियर यहां तक? कुछ और एग्जाम्पल जो है उसको भी हम देख लेते हैं। हस्तोयम, हस्तोयम, और सादृश्य से इतर संबंध पर जो आधारित होता है, सादृश्येतर तु मतागुण्य, जो गौणी लक्षणा होती है वह सादृश्य से इतर संबंध पर आधारित होती है। अवयव अवयवी, अवयवावयवी भाव संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध हस्तोयम। इसके बाद है ब्राह्मणों ब्राह्मणेपि तक्षासो, और इसका जो संबंध है वह है तात्कर्म्य भाव संबंध। कौन सा है? तात्कर्म्य भाव
संबंध है इसमें। ये एग्जाम्पल और इनके संबंध आपको थोड़ी सी अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद कलिंग पुरुषो युध्यते, कलिंग पुरुषो युध्यते, आधार आधेय भाव संबंध है, आधार आधेय, इसमें जो संबंध है वह आधार आधेय भाव संबंध है। फिर अंतिम है वह है आयुर्ग्रतम। क्या है? आयुर्ग्रतम। और इसमें जो संबंध है वह है कार्य कारण भाव संबंध है। कौन सा है? कार्य कारण भाव संबंध है। क्लियर? और आयुर्ग्रतम और गौरवाहिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया और पूछा जाता है यहां से। क्लियर? तो आयुर्ग्रतम इसमें कार्य कारण भाव संबंध है। इस प्रकार से आज की लक्षणा के जो आज तक जो हमने पढ़ा है उसमें लक्षणा के 16 भेद जो हैं वह क्लियर हो गए, और इसके आगे के जो भेद हैं उसको अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में लक्षणा के भेदों के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।